EL203 इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में नेक्स्ट टॉपिक है लीनियरिटी। लीनियरिटी या रेखीयता। अभी ये जो इससे पहले जैसे हमने देखा कि एक जो इंस्ट्रूमेंट है, एक मापन यंत्र है, उसमें सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी, प्रेसिशन, ये सब कुछ किस प्रकार कैसे होना चाहिए। ऐसे ही अब जो नेक्स्ट रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के या किसी मापन यंत्र के, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के उन सभी यंत्रों के लिए एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास लीनियरिटी। लीनियरिटी जिसको रेखीयता भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो इनपुट और आउटपुट है उसके मध्य एक सीधी रेखा का ग्राफ आना चाहिए, अर्थात वो ग्राफ y=mx+c के समीकरण को फॉलो करना चाहिए। अब जैसे जो लीनियरिटी है, उस लीनियरिटी के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट किए जाएं, अभिलक्षण बनाए जाएं इनपुट तथा आउटपुट के मध्य, तो वो अभिलक्षण आने चाहिए लीनियर। तभी हम डिवाइस के किसी भी इनपुट की वैल्यू पर उसके आउटपुट की वैल्यू जो है उसको देख सकते हैं। तो ऑब्जर्वर जो है उस आउटपुट को देख सकता है किसी भी इनपुट की वैल्यू के लिए। अगर रेखीयता है, ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन करना ईजी होता है। तो किसी भी लीनियर इंस्ट्रूमेंट के लिए y=mx+c एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जो भी y एक्सिस पे वैल्यूज़ हैं, ऐसे ही जो भी x एक्सिस पे वैल्यूज़ हैं, m है स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अर्थात अगर कोई दो वैल्यूज़ हैं y की, y1 तथा y2, उनका अंतर डिवाइडेड बाय x1 और x2 जो इनपुट वैल्यूज़ हैं उनका अंतर, प्लस c जो कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जैसे अगर हमने इनपुट लिया है, यहाँ पर y एक्सिस पे इनपुट लिया गया और x एक्सिस पे आउटपुट, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एक्सपेक्टेड है वो एक्सपेक्टेड ये ग्राफ आ रहा है। अगर इसमें कुछ एरर है या त्रुटि है तो लीनियरिटी इसकी ड्रिफ्ट कर गई। जो ग्राफ हमारे पास एक ज़ीरो की रीडिंग पे आएगा वो कहलाएगा हमारे पास ज़ीरो ड्रिफ्ट, जहाँ पर कोई भी चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है, उस एक्सपेक्टेड वैल्यू से इसका जो चेंज होगा, अर्थात ये जो लीनियरिटी में ड्रिफ्ट हुआ कि ग्राफ आ तो लीनियर रहा है लेकिन कुछ अलग वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पर, तो इन अलग वैल्यूज़ के लिए जितना भी चेंज होगा वो होगा इसका लीनियरिटी एरर, अर्थात जो त्रुटि लीनियरिटी के कारण होगी। तो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, एक मापन यंत्र का। तो लीनियरिटी इज़ द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स सिमेट्रिकली एंड लीनियरली, कि जो भी हमारे पास अभिलक्षण आएँ वो कैसे आएँ, तो सिमेट्रिकल आएँ और ऐसे ही लीनियर आएँ। तो ये हमारे पास इनपुट x एक्सिस पे और आउटपुट है y एक्सिस पे। तो ये आ रहा है एक आइडियलाइज्ड स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लीनियर आना चाहिए, अर्थात स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आना चाहिए। अब अगर हम देखें तो हमारा एक्चुअल कर्व जो है वो एक्चुअल कर्व ये है, तो यहाँ पर ये हो गई डेविएशन, क्योंकि ये वाला जो कर्व है ये हमारे पास लीनियर नहीं है। ये है आइडियलाइज्ड स्ट्रेट लाइन, लीनियर ग्राफ जो लीनियरिटी को फॉलो करता है, और ये है हमारे पास एक्चुअल कर्व। तो यहाँ पर जितना भी अंतर आएगा उसको कहा जाएगा डेविएशन। ये है यहाँ पर इसकी मैक्सिमम डेविएशन। तो लीनियरिटी एबिलिटी है या क्षमता है किसी भी मापन यंत्र की, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, जिससे कि जो अभिलक्षण है वो सिमेट्रिकल आएँ और ऐसे ही रेखीय आएँ या लीनियर आएँ। सिमेट्रिकल या लीनियर का अर्थ है जब हमारे पास इनपुट बढ़ रहा है तो हमारे पास जो आउटपुट है वो भी उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए। अगर हमारे पास इनपुट कम हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारा जो आउटपुट है वो भी उसी अनुपात में डिक्रीज़ होना चाहिए। तो नॉर्मली डिज़ायरेबल रहता है कि जो आउटपुट रीडिंग है वो लीनियरली प्रोपोर्शनल रहे। यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, अर्थात इनपुट और आउटपुट कैसे होनी चाहिए, लीनियरली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, अर्थात समानुपाती होना चाहिए, कि जब हमारे पास इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़े और इनपुट डिक्रीज़ होगा तो आउटपुट भी डिक्रीज़ हो। तो एन इंस्ट्रूमेंट इज़ कंसिडर्ड इफ़ द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड एन इनपुट कैन बी फिटेड इन अ लाइन, कि एक लाइन की इक्वेशन अगर आ रही है तो हम कह सकते हैं कि जो लीनियरिटी का अभिलक्षण है वो उस इंस्ट्रूमेंट में या मापन यंत्र में है। तो ये हमारे पास इनपुट, ये मिनिमम वैल्यू, ऐसे ये मैक्सिमम वैल्यू, ये आउटपुट की मिनिमम वैल्यू, ये आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम किसी दो पॉइंट्स के लिए लिखें कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है हमारे पास O आउटपुट का और ऐसे I है इनपुट का, तो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन आएगी O माइनस ओमेन इक्वल टू O मैक्स माइनस ओमेन अपॉन I मैक्स माइनस I min। फिर से ये वाली वैल्यू कहाँ है हमारे पास, y एक्सिस पे, सिग्नल के आउटपुट पे, ये दोनों डिफरेंस, ये डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस I मैक्स माइनस I min, अर्थात इन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ का अंतर ये है x एक्सिस पे। y बाई एक्स हो गया हमारे पास स्लोप। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ये एक लाइन की ही इक्वेशन है, y माइनस y1 इक्वल टू m, अर्थात स्लोप इंटू x माइनस x1। x एक्सिस पे हमारे पास कोई भी एक I जनरलाइज्ड इनपुट है, माइनस I min
जो भी मिनिमम वैल्यू है। तो ये हो जाएगी एक स्ट्रेट लाइन का समीकरण, एक सीधी रेखा का समीकरण या इक्वेशन। उसके बाद जो नॉन लीनियरिटी होता है वो होता है मैक्सिमम डेविएशन ऑफ आउटपुट ओवर स्ट्रेट लाइन, कि ये है हमारे पास एक आइडियल ग्राफ, जैसे के आई प्लस ए, जैसे वहाँ पे था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। वैसे यहाँ पर मान लेते हैं इनपुट i जो है, ये a है हमारे पास कांस्टेंट राशि, और ये है हमारे पास k स्लोप। तो इसके लिए ये एक लीनियर कर्व आ रहा है इन दो पॉइंट्स के मध्य, जबकि रियल में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कर्व आ रहा है जो लीनियर नहीं है। तो इसमें जितना भी डेविएशन होगा, जो अंतर होगा, जो यहाँ ni से जो दिखाया गया है, वो क्या है एक्चुअली नॉन लीनियरिटी। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, OI माइनस k इंटू आई प्लस ए। अगर इसको परसेंटेज में इस नॉन लीनियरिटी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, तो इस नॉन लीनियरिटी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, nmax i अपॉन omax माइनस omin इंटू 100। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी परसेंटेज नॉन लीनियरिटी की, अर्थात nmax i क्या है, जो भी नॉन लीनियरिटी यहाँ से कैलकुलेट की और डिवाइडेड बाय जो भी आउटपुट के लिए उसकी वैल्यू है। तो आउटपुट का अंतर कितना है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो नॉन लीनियरिटी इनपुट और आउटपुट जो है वो लीनियर नहीं होगा अर्थात प्रोपोर्शनल या समानुपाती नहीं होगा। तो नॉन लीनियरिटी के केस में, अर्थात जब भी डिवाइस नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स देगा, तो एक कर्व के तरीके के इनपुट और आउटपुट के अभिलक्षण आएंगे, और इन अभिलक्षणों में इनपुट और आउटपुट जो है उसको पता नहीं लगाया जा सकता। इनपुट बढ़ने के साथ आउटपुट कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, तो वो चीज़ कर्व पे डिपेंड करेगी। इसीलिए इन इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन अर्थात अंशांकन और ऐसे ही इनका डिज़ाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये सिलेबस में लास्ट टॉपिक आएगा ये कैलिब्रेशन का। तो कैलिब्रेशन या अंशांकन, जहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट को एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, तो वो कंपैरिजन और ऐसे इंस्ट्रूमेंट का डिज़ाइन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है नॉन लीनियर के केस में। अब लीनियरिटी के क्या लाभ होते हैं, लीनियरिटी के निम्न लाभ होते हैं, जैसे इससे अंशांकन में आसानी रहती है, स्केल वैल्यूज़ को रीडिंग में परिवर्तन में आसानी रहती है, और डिज़ाइन के अंदर आसानी या सरलता रहती है कि इंस्ट्रूमेंट को इजीली डिज़ाइन किया जा सकता है, अंशांकन कैलिब्रेट किया जा सकता है, और जो स्केल वैल्यूज़ हैं तो रीडिंग में परिवर्तन आसान रहता है कि जब हमारे पास इनपुट बढ़ रहा है तो आउटपुट भी बढ़ेगा। तो हम एक ग्राफ से, कि हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन है, तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी इनपुट पे, जैसे यहाँ पर किसी भी इनपुट की वैल्यू पे आउटपुट जो है, किसी भी इनपुट की वैल्यू के लिए आउटपुट को इस वाले लीनियर कर्व में ज्ञात किया जा सकता है। तो ये एडवांटेजेस हैं, लाभ हैं लीनियरिटी के। उसके बाद अगर एक पर्टिकुलर फोर्स मेजरमेंट सिस्टम के लिए देखें, जैसे ये अप्लाइड फोर्स है, ये इनपुट है यहाँ पे, और ये है आउटपुट, रेटेड आउटपुट, तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों जो कर्व्स हैं, ये दोनों जो ग्राफ हैं, ये दोनों हैं नॉन लीनियर ग्राफ, और ये जो बीच का है ये है हमारे पास, जो मिडल वाला है वो है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जबकि ये दोनों क्या है, नॉन लीनियर ग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट आता है हिस्ट्रेसिस। हिस्ट्रेसिस एक इम्पॉर्टेंट अभिलक्षण है या कैरेक्टरिस्टिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, जहाँ पर जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है या चुंबकीय पदार्थ हैं, उनमें जब स्प्रिंग्स वगैरह काम में ली जाती हैं, जैसे प्रेशर गेज वगैरह है, तो मोस्ट कॉमनली उनमें हिस्ट्रेसिस का एरर होता है, एक प्रकार की त्रुटि रहती है। ये त्रुटि रहती है किसी भी मैग्नेटिक इफेक्ट, किसी भी स्टोरेज प्रॉपर्टी के कारण, कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो उस पदार्थ के अंदर स्टोर्ड रहेगा। तो इसीलिए इसमें जैसे हम अगर इसको जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनके लिए भी अगर देखें, तो सॉफ्ट मटेरियल के केस में कुछ इस प्रकार का आता है ग्राफ, बी और एच के मध्य फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के मध्य, ऐसे ही हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स में इस प्रकार का आता है ग्राफ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो डिस्टेंस है, अर्थात इस बिंदु से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी कम है सॉफ्ट के केस में, और हार्ड मटेरियल्स के, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में ये वैल्यू ज़्यादा है। ये है इसका लार्ज कोएर्सिव फोर्स। तो यहाँ पर ग्राफ होना क्या चाहिए था, इस जो इसका सेंटर पॉइंट, जो इसका 0 पॉइंट है 0,0, यहाँ से पास होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों ओर, अर्थात प्लस में भी और माइनस में भी, इंक्रीज़ में भी और डिक्रीज़ में भी, दो अलग अलग जो कर्व्स हैं वो इसके अंदर ऑब्टेन हो रहे हैं। इस प्रकार की त्रुटि कहलाती है हिस्ट्रेसिस एरर। तो ये एल्जेब्रिक डिफरेंस रहता है बिटवीन द एवरेज एरर्स एट कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ मेजरमेंट व्हेन अप्रोच फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। दिशा क्या रहेगी, विपरीत रहेगी। जैसे हम यहाँ पे देखें आइडियल कर्व तो ये है एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये जो ग्रीन से यहाँ पे दिखाया गया है दोनों ओर, ये है उसका कर्व। ये इंक्रीजिंग वैल्यू के लिए कर्व है और एक रहेगा डिक्रीजिंग वैल्यू के लिए। एक में वैल्यू जो है वो इंक्रीजिंग के लिए होगी और एक में रहेगी डिक्रीजिंग के लिए।
तो ज़ीरो से लेकर मैक्सिमम और वापस मैक्सिमम से लेके ज़ीरो। ये है अगर हम बी और एच अर्थात फ्लक्स डेंसिटी और ऐसे ही जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर प्लॉट करें तो ये इस प्रकार से मिलता है कर्व। इस कर्व में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण ये कर्व होना तो ऐसा चाहिए था जो इस ज़ीरो से पास हो, लेकिन वो मैक्सिमम और मिनिमम दो वैल्यू से पास होता है। यहाँ पे एरो बताती है, ये यहाँ पर इस वैल्यू से लेके यहाँ तक जाएगा इस मैक्सिमम तक, और वापस इस मैक्सिमम से जाएगा इस वैल्यू तक। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण एक विशेष प्रकार की त्रुटि होती है जिसको हिस्टेरेसिस कहा जाता है। यहाँ पर मान लेते हैं प्रेशर है, ये इसकी फुल स्केल वैल्यू है, और ऐसे यहाँ पर ये सेंसर का आउटपुट है। तो एक बार वैल्यू इंक्रीज़ उस टॉप मोस्ट हाईएस्ट वैल्यू तक जाएगी और वापस डिक्रीज़ करेगी उस मिनिमम वैल्यू तक। तो इनके मध्य का जो डिस्टेंस होगा, जो डेविएशन होगा या जो त्रुटि होगी, वो कहलाएगी हिस्टेरेसिस। तो हिस्टेरेसिस लोडिंग और अनलोडिंग कर्व्स के मध्य का नॉन कोइंसिडेंस बताता है कि यहाँ पर ये कर्व कैसे होनी चाहिए थे जो कोइंसाइड कर जाएं, लेकिन ये कोइंसाइड नहीं कर रहे। ये क्या कर रहे हैं, ये एक बार मैक्सिमम इनपुट के लिए और एक बार मैक्सिमम आउटपुट के लिए वैल्यूज़ बता रहे हैं। तो दो क्वांटिटीज़ होंगी, एक तो मैक्सिमम इनपुट का हिस्टेरेसिस और ऐसे ही एक मैक्सिमम आउटपुट का हिस्टेरेसिस। जैसे यहाँ पर ये जो इनपुट है उसमें भी कुछ डेविएशन है और ऐसे ही जो आउटपुट है उसमें भी कुछ डेविएशन है। तो ये मैक्सिमम इनपुट का डेविएशन एक्स एक्सिस पे और मैक्सिमम आउटपुट का डेविएशन वाई एक्सिस पे। उसके बाद आता है डेड स्पेस। डेड स्पेस एक रेंज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़ होती है इनपुट के लिए, ओवर विच देयर इज़ नो चेंज इन आउटपुट वैल्यू, अर्थात इनपुट की वो वैल्यूज़ जहाँ पर आउटपुट के अंदर कोई भी चेंज या कोई भी परिवर्तन नहीं हो। जैसे अगर हम इस कर्व में देखें तो यहाँ पर ये जा रहा है इस मैक्सिमम वैल्यू तक और फिर ये वापस डिक्रीज़ हो रहा है ज़ीरो तक। यहाँ का जो डिस्टेंस है वो बताएगा हमें हिस्टेरेसिस। यहाँ पर जो वैल्यूज़ का डिफरेंस है, अंतर है, वो बताएगा हिस्टेरेसिस। तो जो हमारे पास डेड स्पेस रहेगा उस वैल्यू में इनपुट की वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पर आउटपुट के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है या कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद आता है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी को पुनरावृत्तीयता भी कहते हैं। ये मापी गई राशि के मान की निकटतम संख्या है जिससे दिए गए इनपुट को बार बार मापा जा सके। इसमें प्रेक्षक, विधि, वातावरण ये सब कुछ सेम रहता है, अर्थात जो एनवायरनमेंट है, ऐसी जो प्रोसेस है, जो एक्सपेरिमेंट है, उसकी सारी कंडीशंस, प्रैक्टिकल कंडीशंस जो हैं वो सब कुछ सेम रहेंगी और इनपुट को बार बार मेजर किया जा रहा है। उस मेजरमेंट में देखा जाता है कि वो इनपुट कितनी बार सेम आ रहा है या फिर उसमें कोई डिफरेंस या कुछ चेंज तो नहीं आ रहा। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, ये है इनपुट हमारे पास प्रेशर, ये है सेंसर का आउटपुट। अब रिपीटेबिलिटी क्या बता रही है, जैसे हमने दो बार रीडिंग्स ली तो हमारे पास कर्व आ तो लीनियर रहा है लेकिन उसको चेंज आ रहा है। तो ये जितना भी डिफरेंस होगा ये एक सेम प्रेशर पे वैल्यू ली जा रही है, ये सारे इनपुट की वैल्यू समान रहेगी। तो प्रोसेस के अंदर इनपुट, एनवायरनमेंट ये सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ इनपुट को हमने बार बार मेजर किया और देखा कि कितना अंतर इसमें आ रहा है। उसके बाद आता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे एक साधारण पीएन जंक्शन डायोड के केस में हमें पता है कि सिलिकॉन का डायोड है अगर तो 0.7 वोल्ट जो है उससे अधिक वोल्टेज पर ही तब जाकर वो ऑन होगा। ऐसे ही जो जर्मेनियम का डायोड है वो 0.3 वोल्ट पे ही जाकर ऑन होगा। तो ये जो 0.2, 0.3 वोल्ट है जर्मेनियम के डायोड के लिए या 0.6, 0.7 वोल्ट एक सिलिकॉन के डायोड के लिए, ये वैल्यू कहलाती है उसकी दहलीज या थ्रेशोल्ड। अर्थात ज़ीरो आउटपुट है जब उस पर आवश्यक मिनिमम इनपुट, कि हमें जो आउटपुट है, जैसे अगर हमें एनालॉग मीटर की बात करें तो हमारा जो डिफ्लेक्शन है या विक्षेपण है उस सुई का वो ज़ीरो आउटपुट से हो रहा है, लेकिन उस पर मिनिमम इनपुट कितना है, तो यंत्र का जितना भी न्यूनतम परिवर्तन होता है वो कहलाता है थ्रेशोल्ड। अब थ्रेशोल्ड क्या होता है, इफ़ द इनपुट टू एन इंस्ट्रूमेंट इज इंक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम ज़ीरो, द इनपुट विल हैव टू रीच अ सर्टेन मिनिमम लेवल बिफोर चेंज इन द इंस्ट्रूमेंट। अर्थात इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई भी चेंज लाने से पहले, दिखाने से पहले क्या होगा कि जो आउटपुट है उसके लिए इनपुट में भी उतना परिवर्तन होना चाहिए। तो ये क्या रहता है, ये एक प्रकार की मिनिमम वैल्यू, लार्ज इनफ मैग्नीट्यूड टू बी डिटेक्टेबल, कि हम आउटपुट पे डिटेक्ट कर सकें। उसके लिए हमें इनपुट का कुछ मिनिमम पार्ट चाहिए कि जब तक हमारे पास वोल्टेज 0.6, 0.7 वोल्ट नहीं होगा तब तक डायोड जो है वो ऑन नहीं होगा, अर्थात हमारे मीटर पे जो धारा है या जो वोल्टेज है उसकी रीडिंग नहीं आएगी। तो ये जो मिनिमम लेवल ऑफ इनपुट रहता है उसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड या दहलीज।
तो ये मिनिमम वैल्यू है इनपुट की, बिलो विच नो आउटपुट कैन बी अपीयर्ड। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो एरो से बताया गया है ये है थ्रेशोल्ड वैल्यू। ये इनपुट की वैल्यूज प्लॉट की गई हैं, ये आउटपुट ये इस प्रकार का कर्व आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखें तो ये जो वैल्यू है, मान लेते हैं 0.6 वोल्ट है, तो इस 0.6 वोल्ट से 0 के मध्य जो भी इनपुट रहेगा, 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, उस पर हमारे पास आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। तो वो मिनिमम वैल्यू जहाँ पर आउटपुट में एक डिटेक्टेबल या जो विक्षेपण की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाए उस आउटपुट पे, उसके लिए जो मिनिमम इनपुट जो रिक्वायर्ड है वो कहलाता है थ्रेशोल्ड। तो ये हैं इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ तक पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के। जैसे हमने देखा थ्रेशोल्ड की हर एक डिवाइस का अपना थ्रेशोल्ड रहेगा, ऐसे ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक्यूरेसी, प्रेसिशन, रेजोल्यूशन, तो ये जितने भी हैं, परिशुद्धता है, विभेदन है, ऐसे ही दहलीज है, इन सब का अपना इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लेते समय, यूज़ करते समय और समय के साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनमें कुछ चेंज आता है, परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन के कारण ही इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट किया जाता है। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो होगा कैलिब्रेशन का टॉपिक। यहाँ तक जो कैरेक्टरिस्टिक्स या अभिलक्षण हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के, मापन यंत्रों के, वो पूरे हो जाते हैं। थैंक यू।